हेलो दोस्तों, थ्रिल पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अब तक प्यार में धोखे की दर्जनों कहानियां सुनी होंगी, मगर आज हम आपको जिस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। भले ही आज की कहानी गुमनामी में है, मगर एक समय इस केस में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। इस केस को तब के नानावती केस भी करार दिया गया था। यह पूरी कहानी लखनऊ के एक डॉक्टर हरिओम गौतम तथा लखनऊ के एक बेहद ही रईस घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की शमीम रहमानी की है। वही शमीम रहमानी जिसकी खूबसूरती की चर्चा उन दिनों पूरे लखनऊ में होती थी। तो आखिर डॉक्टर हरिओम गौतम तथा शमीम रहमानी का क्या रिश्ता था और आगे इस केस में क्या हुआ, जानते हैं सब कुछ डिटेल में। तब यह केस इतना बड़ा बन गया था कि कई विदेशी मीडिया भी खास तौर से इस केस को कवर करने के लिए लखनऊ तक आए थे। इसके अलावा पूरी मीडिया बस इसी केस के बारे में बातें करती थी। यकीन मानिए, उसकी सच्चाई जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक थ्रिल पॉइंट कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 7 मई 1966। लखनऊ के सबसे रईस प्रभावशाली लोगों में गिने जाने वाले अजीजुर रहमान को अचानक से पैरालिटिक अटैक आता है। अजीजुर रहमान कभी लखीमपुर खीरी के तालुकादार हुआ करते थे तथा इनकी गिनती इलाके के सबसे प्रभावशाली लोगों में की जाती थी। अचानक आए अटैक की वजह से अजीजुर रहमान की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है। घर वालों ने बेहतर इलाज के लिए तत्काल ही लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया। यहाँ उनका इलाज डॉक्टर हरिओम गौतम की देखरेख में शुरू होता है। इस समय डॉक्टर हरिओम गौतम की उम्र यही कोई 33 साल थी। समय के साथ अजीजुर रहमान की तबीयत ठीक होती है और इसके 10 दिनों बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। और इलाज के दौरान 10 दिनों में कुछ ऐसा होता है जिस किसी ने भी कल्पना नहीं की। दरअसल अजीजुर रहमान के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। दोनों बेटे उन दिनों व्यापार और पॉलिटिक्स में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे थे, जबकि बेटी भी पढ़ाई में काफी अच्छा कर रही थी। अब 22 साल की बेटी का नाम शमीम रहमानी था। जब अजीजुर रहमान हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पिता से मिलने परिवार वालों के साथ एक दिन शमीम रहमानी भी हॉस्पिटल आती है। यहाँ आते ही अजीजुर रहमान का इलाज कर रहे डॉक्टर हरिओम गौतम की नजर शमीम रहमानी पर पड़ती है। पहली नजर में डॉक्टर गौतम शमीम रहमानी को पसंद करने लगते हैं। गौतम भी काफी हैंडसम था, ऊपर से डॉक्टर शमीम रहमानी भी खुलकर बातें करने लगती है। बातचीत की शुरुआत पिता की सेहत से जुड़े सवालों से होती है, मगर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक लव अफेयर की शुरुआत हो जाती है। इस लव अफेयर की शुरुआत से यह होता है कि जहां पहले डॉक्टर गौतम दिन में एक बार मरीज को देखने आते थे, अब वह कई बार आने लगे और पिता की खिदमत के नाम पर शमीम रहमानी भी हॉस्पिटल में ही ज्यादातर समय बिताने लगी। जब 10 दिन बाद अजीजुर रहमान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो वह लखनऊ के लेन स्थित एक घर में रहने चले जाते हैं। क्योंकि अजीजुर रहमान शहर के प्रभावशाली लोगों में थे, इसलिए अब डॉक्टर गौतम रोज इनका हालचाल लेने इनके घर पर ही आने लगते हैं। दुनिया की नजरों में डॉक्टर गौतम अजीजुर रहमान का हालचाल लेने आता था, मगर असल में वह शमीम रहमानी से मिलने के लिए आता था। हालात तो यहाँ तक आ जाते हैं कि एक ही दिन में वह कई बार डॉक्टर गौतम अजीजुर रहमान से मिलने आने लगता है। घर में जवान बेटी की मौजूदगी और डॉक्टर का आना जाना भले ही घर वालों को नॉर्मल लगता है, मगर आस पड़ोस और शहर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगती हैं। कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार डॉक्टर के इतना ज्यादा आने पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं, मगर घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता और डॉक्टर का आना जाना लगा रहता है। रोज रोज के आने जाने से यह होता है कि डॉक्टर गौतम और शमीम रहमानी एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और इन दोनों का प्यार और भी गहरा हो जाता है। भले इन दोनों का प्यार नई ऊंचाइयां छू रहा था, मगर एक चीज थी जो इन दोनों के प्यार के आड़े आ रही थी, वह था इन दोनों का धर्म। मगर बाद में मिले पत्र से खुलासा होता है कि डॉक्टर गौतम शमीम रहमानी से वादा करते हैं कि वह बहुत ही जल्द इस्लाम धर्म अपना लेगा और उससे शादी करेगा। इसी भरोसे शमीम रहमानी और गौतम का रिश्ता आगे बढ़ता रहता है। देखते ही देखते 1 साल का समय भी बीत जाता है।
बीएससी की डिग्री हासिल कर लेती है। कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा होता है। शायद शमीम रहमानी तैयार नहीं थी, लेकिन पता चलता है कि डॉक्टर गौतम पहले से ही शादीशुदा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर के 3 बच्चे भी हैं। खुलासे के बाद शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम का काफ़ी झगड़ा होता है, मगर रहमानी के प्यार में पागल डॉक्टर रहमानी को भरोसा दिलाता है कि वह अपनी पत्नी को छोड़ देगा और फिर धर्म बदलने के बाद वह उससे शादी कर लेगा। इसके बाद दोनों के रिश्ते फिर से रास्ते पर आ जाते हैं, मगर तब कुछ लंबे समय तक सामान्य नहीं रह पाता, क्योंकि अब डॉक्टर गौतम के अलग रूप का खुलासा होता है। दरअसल डॉक्टर गौतम का मशहूर डॉक्टर होने के साथ साथ एक दिल फेंक किस्म का इंसान भी था। अलग अलग लड़कियों से इश्क लड़ाता था। नई नई लड़कियों के साथ सिनेमा घरों में घूमना, रेस्टोरेंट में और होटलों में जाना इसके लिए आम बात थी। इस बात की जानकारी शमीम रहमानी को भी हो जाती है, पर इस बात पर भी दोनों की लड़ाई होती है और लगने लगता है कि रिश्ता यहीं पे खत्म हो जाएगा। मगर गौतम इन आदतों को छोड़ने का भरोसा दिलाता है। यह सब कुछ चल ही रहा होता है कि अचानक से बलरामपुर हॉस्पिटल से डॉक्टर गौतम के ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाता है। ट्रांसफर का मतलब था कि दोनों का मिलना जुलना बंद हो सकता था। डॉक्टर गौतम अब पूरी पहुंच और पैरवी का इस्तेमाल करता है और इस ट्रांसफर को भी रुकवा लेता है और बलरामपुर हॉस्पिटल में काम करता रहता है। कुछ नामों के मुताबिक ट्रांसफर रुकवाने में शमीम रहमानी अपने पिता और भाई के रसूख का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह लगभग 2 साल बीत जाते हैं और शमीम रहमानी तथा डॉक्टर का लव अफेयर चलता रहता है। समय जरूर बदल रहा था, पर डॉक्टर गौतम का स्वभाव नहीं बदला। उसका दूसरी लड़कियों से मिलना जुलना जारी रहता है। इस बात की खबर लोगों से शमीम रहमानी तक समय समय पर पहुंचती रहती थी। शमीम रहमानी डॉक्टर गौतम की हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाती है और एक दिन 1968 के जनवरी महीने में लखनऊ के हजरतगंज स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट में शमीम रहमानी डॉक्टर गौतम को दर्जनों लोगों की भीड़ में सरेआम थप्पड़ जड़ देती है। यहाँ लगने लगता है कि दोनों का रिश्ता अब खत्म हो जाएगा, मगर चीजें फिर से संभलती हैं तथा दोनों का मिलना जुलना, उठना बैठना जारी रहता है। गौतम रहमानी को अपने स्कूटर से भी घुमाने लगता है। कुछ महीनों तक तो इन दोनों का रिश्ता फिर से ठीक चलता है, मगर 1968 के जुलाई महीने में कुछ ऐसा होता है, इन दोनों के रिश्ते में फिर से एक तूफान खड़ा हो जाता है। दरअसल शमीम रहमानी के भाई आमिर अहमद का नौकर गणेश शमीम रहमानी को खबर देता है कि उसने शहर में देखा है कि डॉक्टर गौतम किसी लड़की को अपने स्कूटर पर घुमा रहा था। कुछ ही समय पहले डॉक्टर गौतम ने रहमानी को भरोसा दिलाया था कि अब वह किसी और लड़की से नहीं मिलेगा, मगर जब शमीम रहमानी यह सुनती है डॉक्टर गौतम फिर से किसी को घुमा रहा था, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो अगले दिन यानी जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम को मिलने के लिए बुलाती है। दोनों में किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। झगड़े के बाद डॉक्टर गौतम अपने घर चला जाता है, मगर अगले दिन यानी 11 जुलाई को शाम के लगभग 3 बजे फिर से शमीम रहमानी के घर आता है। यहाँ इन दोनों में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अब लगने लगता है कि शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम का रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाएगा। शमीम रहमानी इस रिश्ते को खत्म करने को राजी हो जाती है, मगर डॉक्टर गौतम आखिरी बार रहमानी के घर से निकलने लगता है। शमीम रहमानी पीछे से उसे आवाज देती है और कहती है कि कल मुझे कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरना है, तो तुम मेरी मदद के लिए कल आखिरी बार आ जाना। उसके बाद तुम चाहो तो कभी मत आना। शमीम रहमानी की बातें सुनकर डॉक्टर गौतम आने के लिए हामी भर देता है। इसके बाद वह यहाँ से निकलकर अपने हॉस्पिटल जाता है। यहाँ जरूरी काम खत्म करने के बाद अपने आला अधिकारियों को डॉक्टर गौतम बताता है कि उसे जरूरी काम से सिविल हॉस्पिटल जाना है। दरअसल पहली बार तो डॉक्टर गौतम ने अपना ट्रांसफर किसी तरह रुकवा लिया था, मगर जब शमीम रहमानी के साथ उसका रिश्ता बिगड़ने लगा तो जानबूझकर उसने अपना ट्रांसफर बलरामपुर हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में करवा लिया और वहीं ट्रांसफर से जुड़ी कागजी कार्रवाई करने के लिए सिविल हॉस्पिटल जाने की बात कहकर बलरामपुर से निकल जाता है। हालांकि हॉस्पिटल जाने के बजाय रात के लगभग 10:30 बजे शमीम रहमानी के घर गौतम पहुंचता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनते ही शमीम रहमानी घर से बाहर निकलती है और हवेली का पश्चिमी दरवाजा खोलती है, जो ड्राइंग रूम से लगा हुआ था। ड्राइंग रूम पूर्व की ओर शमीम रहमानी का कमरा था, जबकि ड्राइंग रूम से पश्चिम की तरफ एक और कमरा था जिसमें शमीम रहमानी के
परिवार के दूसरे सदस्य रहते थे। शमीम रहमानी द्वारा दरवाजा खोलते ही डॉक्टर गौतम ड्राइंग रूम में दाखिल हो जाता है। यहीं पर शमीम रहमानी तथा डॉक्टर की लगभग 20 मिनट तक बातचीत होती है। यह बातचीत सामान्य नहीं थी, क्योंकि बीच बीच में दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और इस चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर के नौकरों के घर तक जा रही थी। इसी बहसबाजी में 11 बजे के आसपास घर के बाहर बरामदे पर सोए हुए पड़ोसी कालिका प्रसाद को अचानक से 2 गोली चलने की आवाज आती है। इसके अलावा इनका नौकर रामकृष्ण त्रिपाठी वो भी वहां आ जाता है और भागते हुए ड्राइंग रूम में जाता है। ड्राइंग रूम में आते ही देखता है कि डॉक्टर गौतम खून से लथपथ नीचे पड़े हुए हैं। उनके शरीर का आधा हिस्सा कमरे में और आधा हिस्सा ड्राइंग रूम में है। जबकि रामकृष्ण त्रिपाठी यह भी देखता है कि शमीम रहमानी अपने दाहिने हाथ में बंदूक लेकर भागते हुए दूसरे कमरे में जा रही है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसी के बाद घर का एक सदस्य शमीम रहमानी के भाई आमिर अहमद के घर पर साइकिल से भागते हुए जाता है और डॉक्टर गौतम के मरने की जानकारी दे देता है। और इसके बाद वह केसरबाग कोतवाली में जाता है। रात के लगभग 2:30 बजे इस घटना की जानकारी पुलिस को दे देता है। मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर आ जाती है, क्योंकि यह एक बेहद हाई प्रोफाइल घराने का मामला था। पुलिस वाले बहुत ही सावधानी के साथ सबूत इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाते हैं। जब शमीम रहमानी से पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। शमीम रहमानी पुलिस पूछताछ में बताती है कि मैंने डॉक्टर गौतम को नहीं मारा, बल्कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत जल्द शादी करने वाले थे। एक तरफ एक गवाह का बयान था कि गोली चलाते तो किसी को नहीं देखा, मगर गोली चलने के बाद उसने बंदूक शमीम रहमानी के हाथ में देखी थी। दूसरी तरफ शमीम रहमानी कहती है कि गोली उसने चलाई ही नहीं। तो अब सवाल था कि आखिर गोली किसने चलाई। अब यहाँ पर इस केस में एंट्री होती है शमीम रहमानी के कजिन ब्रदर इकबालुद्दीन खान की, जिसने आवाज आने के बाद घर में दूसरे व्यक्ति को देखा गया था। वह इकबाल खान ही था। इकबाल खान शमीम रहमानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वह शादी भी करना चाहता था, मगर शमीम रहमानी डॉक्टर गौतम से शादी करना चाहती थी। इस खुलासे के बाद कहा जाता है कि जब रात के अंधेरे में शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम को इकबाल खान ने एक साथ देखा तो उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर उसी ने डॉक्टर गौतम पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। शमीम रहमानी के परिवार वाले भी इकबाल को ही मुलजिम बताते हैं। मतलब पुलिस के पास इसके अलावा डॉक्टर गौतम की हत्या के 2 प्राइम सस्पेक्ट भी थे, मगर समस्या यह थी कि पुलिस के पास किसी के खिलाफ भी कोई पुख्ता फिजिकल एविडेंस नहीं थे। पुलिस ने जो बंदूक जब्त की थी और दावा किया था कि उसी बंदूक से गोली चलाई गई, परंतु जांच में सामने आता है कि काफी समय से बंदूक से कोई गोली चली ही नहीं है। ऊपर से कुछ बंदूक के ट्रिगर पर ना तो शमीम रहमानी के फिंगरप्रिंट थे और ना इकबाल खान का पुलिस पर आरोप लगाता है कि पुलिस ने शमीम रहमानी के परिवार वालों के प्रभाव में आकर जानबूझकर अदालत में गलत बंदूक पेश की ताकि शमीम रहमानी को बचाया जा सके। इसके अलावा पुलिस पर कमजोर सबूत इकट्ठा करने का भी आरोप लगाता है और कोर्ट में यह भी साबित नहीं हो पाता कि गोली शमीम रहमानी के कमरे से चलाई गई या दूसरे कमरे से। डॉक्टर हरिओम गौतम का कातिल कौन है, इस बात को साबित करने के लिए लंबे समय तक केस चलता रहता है। मामला सबसे पहले निचली अदालत में पेश किया जाता है और फिर लखनऊ हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होती है। यहाँ से मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बहुत मजबूत फिजिकल एविडेंस नहीं थे, मगर एक गवाही थी जो इस बात की ओर इशारा करती है कि गोली किसी और ने नहीं बल्कि शमीम रहमानी ने चलाई है। दरअसल गोली की आवाज करीब से सुनने वाले लोगों में कालिका प्रसाद भी शामिल थे। जब गोली चली थी तो कालिका प्रसाद शमीम रहमानी के घर के ठीक बाहर थे। कोर्ट में कालिका प्रसाद गवाही देते हैं कि गोली चलने की आवाज के तुरंत बाद वह एक आवाज सुनता है जो संभवतः शमीम रहमानी की ही आवाज थी। शमीम रहमानी अपनी मां से कहती हुई सुनाई देती है कि डॉक्टर ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए मैंने उसकी हत्या करके कुछ भी गलत नहीं किया है। कालिका प्रसाद आगे यह भी बयान देता है
कि थोड़ी देर बाद शमीम रहमानी को यह कहते हुए भी सुना कि भैया ये बंदूक लो और मुझे भी मार दो, अब मैं और ज़्यादा जीना नहीं चाहती हूँ। कोर्ट रहमानी के एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेक्शन को एक अहम सबूत मानता है और सरकमस्टेंस एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शमीम रहमानी को 1975 में डॉक्टर हरिओम गौतम की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाता है। कोर्ट में सुनवाई में यह भी साफ हो जाता है कि गोली भी किसी और ने नहीं बल्कि शमीम रहमानी ने ही चलाई थी। कोर्ट के मुताबिक जब आखिरी बार यानी 11 जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम रहमानी से मिलने रात के लगभग 10:30 बजे उसके घर आता है तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक दोनों में लड़ाई होती रहती है। डॉक्टर गौतम बाहर निकलकर अपने स्कूटर पर स्टार्ट करने लगता है, तभी एक बार फिर से शमीम रहमानी उसे आवाज देकर अंदर बुलाती है। जैसे ही डॉक्टर अंदर आता है, शमीम रहमानी एक गोली उसकी तरफ से चलाता है, मगर किसी तरह डॉक्टर गौतम खुद को गोली से बचाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वह दोबारा जैसे ही खड़ा होता है, शमीम रहमानी दूसरी गोली चला देती है जो सीधे डॉक्टर गौतम के माथे को चीरती हुई निकल जाती है। माथे में गोली लगते ही डॉक्टर गौतम वहीं पर गिर जाता है और फिर वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा दिए जाने के बाद शमीम रहमानी को जेल भेज दिया जाता है, मगर कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर चन्ना रेड्डी द्वारा शमीम रहमानी को माफ़ी दे दी जाती है। उम्र कैद की सजा पाने वाली शमीम रहमानी 2 साल जेल में बिताकर वापस आ जाती है। कमाल की बात तो यह थी कि एक तरफ राज्यपाल ने खुद शमीम रहमानी को माफ़ी दे दी थी, जबकि कई तत्कालीन सांसद ने शमीम रहमानी को माफ़ी देने की मांग भी की थी। कथित तौर पर जेल से बाहर आने के बाद शमीम रहमानी के पास बॉलीवुड में काम करने के कई ऑफर आते हैं, मगर शमीम रहमानी उन ऑफरों को ठुकरा देती है और जेल से छूटने के कुछ ही समय बाद हमेशा के लिए लखनऊ को छोड़कर दिल्ली चली जाती है और एक गुमनाम जिंदगी जीने लगती है। इस केस की सुनवाई के दौरान भी माहौल लगभग वैसा ही बन गया था जैसा KM नानावती केस की सुनवाई के दौरान देखने को मिला था। केस की सुनवाई के दौरान अक्सर काफ़ी भीड़ भी लग जाती थी। अखबारों में भी बड़े पैमाने पर इस केस को कवर किया जाता था। इसके अलावा विदेशी मीडिया ने भी इस केस में इंटरेस्ट लिया था। लंबे अरसे तक शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम के प्यार के किस्से लखनऊ में चर्चा में रहे थे, मगर समय के साथ साथ इस केस की चर्चा भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक थ्रिल पॉइंट कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। थैंक